तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वो जो ब्लैक कॉफिन था ना, वो फायर रेजोनेंस को पूरी तरह से निगल जाता है अब आके। और जब ये घटना घटित होती है तो इवन एम्परर जियांग और एम्परर यिन दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्यों केवल फायर रेजोनेंस क्यों बाहर आया। क्योंकि देखो, एम्परर यिन को तो पता था ना कि वो विंड फायर रेजोनेंस है, और जबकि कॉफिन के अंदर ये जो भी है उसने अपनी ऑरा को यूज किया था, फिर भी फ्लेम रेजोनेंस बाहर आया। मतलब कुछ तो बड़ी बात हुई है। मतलब डिवाइन फ्रूट विंड रेजोनेंस कहाँ गया? क्या वो लीलू के रेजोनेंट पैलेस में है? ऐसा एम्परर यिन और जियांग दोनों सोचते हैं, क्योंकि यार ब्लैक कॉफिन में जो भी है इतना पावरफुल है कि ये लोग भी वो खतरनाक और फील कर रहे हैं। फिर कैसे ऐसा हो सकता है? पिलसेंट ने ऐसा क्या किया? उधर ली जिंग और हेवनली एम्परर जांग जो थे वो दोनों ग्रैंड डेविल किंग्स यानी असुराम और ब्लड बचर को ब्लॉक करके थे, और इन दोनों को भागना पड़ जाता है पीछे, ये जो बसर आम और असुरा आम थे। क्योंकि देखो, जो इस वर्ल्ड में आने का एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है और वो कब तक झेल सकते थे। तो ये भी जा चुके थे, हाइड्रा डेविल किंग भी जा चुका था। तो यहाँ का जो भी करप्शन था वो शांत हो जाता है। ऐसा लग रहा था जिया किंगडम ना पूरी तरह से रिफ्रेश हो रहा हो। और जियांग इस दौरान कहते हैं, हेवनली एम्परर यिन, मुझे डिवाइन फ्रूट फायर रेजोनेंस भी चाहिए और ब्लैक कॉफिन को भी हमें सील करना है। इस दौरान ली जिंग है, हेवनली एम्परर जांग भी आगे बढ़ते हैं इनके साथ एम्परर यिन को रोकने के लिए। बट फिर भी एम्परर यिन, जो कि अभी अकेले था, हंसता है और कहता है, जियांग तुम्हें क्या लगता है मेरे प्लान बस यहीं तक है? अगर तुम ये सोच रहे हो तो तुम बच्चे हो, असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। क्योंकि हमारा ओरिजिन रिवर्सन इस चीज के लिए लंबे समय से प्लान कर रहा था। इसका ध्यान जाता है अपने कॉफिन की तरफ जो ये लेकर आया था कि अब डिवाइन फ्रूट क्रिस्टल रेजोनेंस भी ये चीज़ एब्जॉर्ब कर चुका है, अब डिवाइन फ्रूट फायर रेजोनेंस भी। तो चेंजेस तो आएंगे कुछ ना कुछ। होता भी वैसे ही है, एक अलग आवाज़ सुनने को मिलती। कॉफिन में से ब्लैक लाइट बाहर निकलती, कुछ स्टार्स टाइप की हो रहा थी जो कि अब फूटने लगती है। जैसे देख करके हेवनली एम्परर्स जो भी थे ना, उनका एक्सप्रेशन बदलता है। डिवाइन कॉन्टिनेंट में एक घटना घटित होने लगती है। ऐसा लग रहा था अर्थ जो है ना वो कोलैप्स कर जाएगा, समुद्र की लहरें उठने लगती है। अलग अलग लोकेशन से बेसिकली कुछ ब्लडी लाइट बाहर निकल रही थी, और इतनी फियर्स थी कि किंग लेवल का बंदा भी ना टिक पाए। लीलो भी ये सब चीजें देख रहा था। जो लोकेशंस थे ना उसकी वजह से ये ज्यादा हैरान हो रहे थे। जैसे डीन पांग वगैरह का एक्सप्रेशन चेंज होता है, कहाँ से लाइट निकलती है, जहां जहां पर भी जो अदर डिजास्टर्स फैल रहा था ना, बस वहीं से। मतलब ओरिजिन रिवर्सन ने ये अदर डिजास्टर्स का लोकेशंस जितने भी चुने थे जानबूझकर इसलिए चुने थे। तो लान लिंगजी पूछती है कि देखो यार, जिया किंगडम में भी तो ये अदर डिजास्टर ही है ना, ये लोकेशन जहाँ पर ये लोग हैं, तो यहाँ पर ये स्टार क्यों नहीं राइज हुआ? तो इसका जवाब ये था कि क्योंकि यहाँ पर कोई हेवनली एम्परर लेवल का पैदा हुआ है, मतलब कि लीलू के ग्रैंडपा। लेकिन जो पिलसेंट थी वो पहचान लेती कि ये यिंग किनकुन क्या कर रहा, और ये कहती तुम सच में पागल हो चुके हो, तुम हेवनली रियल्म सेपरेटिंग डायग्राम यूज कर रहे हो। अब लीलू ये नाम पहली बार सुनता है, तो ये जानना चाहता था ये क्या चीज़ है। तो बेसिकली ये सैक्रेड वॉइड रेजोनेंस सेक्ट का एक तगड़ा फॉर्मेशन था जो कि स्पेस के रियल्म को भी ना बाधित कर सकता है। क्योंकि उस समय क्या हुआ था ना, जब सेक्ट मास्टर गई थी शैडो वर्ल्ड में, तो इनके ट्रूप्स ने दो रास्ते लिए। एक ग्रुप जो था वो नोबल बैटलफील्ड के रास्ते गया था, और दूसरा ग्रुप जो था ना उन्होंने ये वाला डायग्राम यूज किया था। और स्पेस में यहीं पर मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैंने यहीं पे स्पेस में होल किया, और जब मैं एंटर करूंगा उसके अंदर तो शैडो वर्ल्ड से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाऊंगा। और ये किन ने अब क्या किया था ना, ये जो सेपरेशन डायग्राम था इसमें थोड़ा चेंजेस किए थे और करप्शन एनर्जी के हिसाब से बना लिया था। पहले ये नेचुरल एनर्जी वर्ल्ड एनर्जी के साथ यूज होता था। अब इसका जो इफेक्ट होगा ना वो थोड़ा उल्टा होगा। मतलब शैडो वर्ल्ड का रास्ता खुल जाएगा, इधर वाले वर्ल्ड के लोगों को में वो एंटर कर सकते हैं। पूरा एक माजरा जो था वो पिलसेंट एक्सप्लेन करती है। अब जियांग का एक्सप्रेशन बदलता है, क्योंकि देखो इस समय वर्ल्ड के रूल यही कर रहे हैं, लीडर यही है फिलहाल। और उसने ये जो बीज बोए थे ना, देखो इसको पता किया जा सकता था, इसे सैंग्विन स्टार बोला जाता अलग अलग लोकेशन पे। लेकिन किंग लेवल के एक्सपर्ट उसे सेंस नहीं कर सकते थे। हेवनली एम्परर लेवल के लोग सेंस कर सकते थे, लेकिन वो लोग बेस्ट थे नोबल बैटलफील्ड वगैरह में। तो फिलहाल बोलते भी ये लोग कि मतलब एम्परर यिन तुम्हारा यही फाइनल गोल है। क्योंकि उस समय जियांग का ध्यान जाता है ना, जो रियल वॉल था वो खुल रहा था, और जब वॉल खुल रहा था ये जो ऑरा, तो शैडो वर्ल्ड के ऑरा ये फील करते हैं। मतलब शैडो वर्ल्ड के टॉप लोग मानो वेट कर रहे हो इन लोगों से बैटल करने के लिए। क्योंकि देखो पहले अगर कोई रास्ता था आने का शैडो वर्ल्ड के लोगों को, तो वो आते थे नोबल बैटलफील्ड के थ्रू। बट नोबल बैटलफील्ड में आपको पता है कि जो अपने हेवनली एम्परर्स वगैरह पहले से तैनात रहते हैं। दूसरा रास्ता जैसे टेम्प्रोरी रूप में या सुराम वगैरह आए थे हेवनली एम्परर यिन के कारण, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते थे क्योंकि वो वर्ल्ड की जो एनर्जी इन्हें सप्रेस कर रही थी। लेकिन ये जो रास्ता था ना ये परमानेंट था, वो आराम से आ सकते, उसके बाद तबाही मचा सकते। जियांग फिर गुस्से में बोलते हैं, क्या तुम चाहते हो यिन कि हमारा 10 कॉन्टिनेंट डिस्ट्रॉय हो जाए? पहले से भाई शैडो वर्ल्ड में 72 ग्रेटर डोमिनियंस यानी 72 डोमेन हैं बड़े बड़े। मतलब हमारे डिवाइन कॉन्टिनेंट से काफ़ी तगड़े हैं वो लोग। 72 हेवनली एम्परर्स हैं उन लोगों के पास। बट हेवनली एम्परर यिन को फर्क नहीं पड़ता, वो कॉफिन की तरफ देखता है और उसके अंदर एक अलग पागलपन सा था। वो बोलता है, जियांग तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो, ये रास्ता तबाही की तरफ नहीं जा रहा है। मैं वो कर रहा हूँ जो उस समय हमारा रेजोनेंस सेक्ट नहीं कर पाया था।
और तुम्हारा एकेडमिक फेडरेशन वो कर भी नहीं सकता है। तुम चीज़ों को नहीं बदल सकते हो, इसलिए हमारा रास्ता सही है और इस चीज़ को कोई ख़त्म कर सकता है तो वो सेक्ट मास्टर ही है बस। तो ज़ियांग कहते हैं मतलब इस कॉफ़िन में क्या सेक्ट मास्टर की बॉडी है। लेकिन तभी पिलसेंट बोलती है नहीं, जो भी है इस कॉफ़िन के अंदर वो सेक्ट मास्टर तो नहीं है। तो फिर कौन है? सवाल ये था। और ये बोलती है यिन किन तो पागल हो चुका है, मैं इतना समझ सकती हूँ। शायद ये करप्ट हो चुका है या जो भी है। देखो वो इन्फॉर्मेशन सेक्ट मास्टर के बारे में बहुत कम लोगों को पता था क्योंकि बहुत पुराने समय में थी वो। इवन ली जिंग है वगैरह जो कि अब हेवनली एम्परर लेवल पे हैं और बहुत टाइम से हैं, बट इनको भी उतना इन्फॉर्मेशन नहीं है। और ये बताती हैं कि जो भी है कॉफिन के अंदर सेक्ट मास्टर का ना वो करप्टेड एक्सटेंशन रेजोनेंस है, मतलब निर्वाणा रेजोनेंस है। ये कह रही थी कि जो इनका निर्वाणा रेजोनेंस है उन्होंने सेक्ट मास्टर को धोखा दे दिया कहीं ना कहीं, ये सेक्ट मास्टर नहीं है। अब लीलू तो इतना समझता था ये जो निर्वाणा रेजोनेंस था कितना खतरनाक था। तो उसकी एक सिंगल लाइट इतनी कैपेबल थी ना कि भाई को खत्म कर सकती थी। अगर ज़ियांग किंग नहीं होती तो शायद ये निपट भी सकता था। इतना भी समझ में आ रहा था कि हाँ मतलब ये निर्वाणा रेजोनेंस जो है वो करप्ट भी हो चुका है। लेकिन किसने करप्ट किया, कैसे करप्ट किया, ये बहुत बड़ा प्रश्न था। और यही सवाल ना ज़ियांग रेस्पेक्ट दिखाते हुए पिलसेंट से पूछते हैं। पिलसेंट की आंखें डिम हो जाती और कहती है कि इस दुनिया में एक ही चीज़ था जो वो इतना कैपेबल था। जब सेक्ट मास्टर एकदम डीपेस्ट एरिया में पहुंच गई थी शैडो वर्ल्ड के, तो उनका वो बैटल हुआ था सोर्स ऑफ ऑल लेवल से या ओरिजिन ऑफ एब्सोल्यूट करप्शन से। तो जितना भी इन्फॉर्मेशन इनके पास था ये शेयर कर देती है। हेवनली एम्परर ज़ियांग भी हैरान थे क्योंकि सबको पता था यार वो सोर्स ऑफ ऑल ओरिजिन जो है एवल वो कितना खतरनाक है। फिर भी ज़ियांग पूछ लेते उसके बाद क्या हुआ, ये ज़्यादा जानना ज़रूरी था। इतना भी बताते हैं कि देखो उस एरिया तक तो मैं भी नहीं पहुंच सकती थी जो मेन एरिया था। इवन डिवाइन फ्रूट हेवनली एम्परर होते हुए भी तो अंत तक तो बस सेक्ट मास्टर गई थी। तो किसी को नहीं पता हुआ कि क्या हुआ वहां के बाद। लेकिन इतना है कि सेक्ट मास्टर फिर वापस आई थी और वॉर खत्म हो गया। लेकिन लीलू के दिमाग में यही सवाल था, अगर वॉर खत्म हो गया था तो फिर क्यों सेक्रेट वॉइड रेजोनेंस का डाउनफॉल हुआ, वो खत्म हो गया। मतलब इस सवाल को, इस गुत्थी को अभी तक कोई सुलझा नहीं पाया था। फिर पिलसेंट बताती है देखो जो भी हुआ मतलब सेक्ट मास्टर वहां से आने के बाद अलग हो चुकी। उनकी आंखों में एक अलग उदासीपन था। आने के बाद वो बहुत टाइम तक ना बस कल्टीवेशन में थी। उनका पर्सनालिटी भी काफी चेंज हो चुका था। शुरुआत में हमको लगा कि वो शायद ओरिजिन ऑफ एब्सोल्यूट करप्शन से बैटल करने की वजह से हुआ है। लेकिन उसके बाद बहुत सारे जो किंग लेवल के एक्सपर्ट थे ना हमारे सेक्ट में वो गायब होने लगे अचानक से। फिर जो कुछ एक्सपर्ट्स थे हमने सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन की, मतलब हमारे जो वॉइड रेजोनेंस के 6 सन्स थे हम लोगों ने। और हमें ये पता चला कि जो किंग लेवल के एक्सपर्ट गायब हुए ना, जब वो सेक्ट मास्टर के कमरे में जाते थे उसके बाद फिर कभी वापस नहीं आते थे। एम्परर ज़ियांग का भी एक्सप्रेशन काफी सीरियस हो जाता है और ये समझने लगते हैं अगर उनकी पर्सनालिटी बदल गई मतलब वो करप्ट हो चुकी थी, क्योंकि वही बंदा उन्हें करप्ट कर सकता था, बाकी कोई नहीं। और फिर ये बताते हैं कि सेक्ट मास्टर उसके बाद कल्टीवेशन से बाहर आ जाती, चीजें नॉर्मल होने लगती। तो हमारा जो भी इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट था ना हम किसी को बताते नहीं। कुछ साल और बीत जाते हैं और फिर सीक्रेट तरीके से मतलब सेक्ट मास्टर हमें बुलाती है और फिर बताती है वो दिल दहला देने वाला रहस्य कि जब शैडो वर्ल्ड से वो बाहर आई थी तो ओरिजिन ऑफ एब्सोल्यूट करप्शन भी उनको फॉलो करते हुए आया था। और उस समय भी ना इनका रोंगटे खड़े हो जाते जब ये घटना बता रही थी। इवन इनका ही नहीं, ज़ियांग, ली जिंगहे, लीलू, डीन पांग सभी के ना एकदम रोंगटे खड़े हो चुके कि मतलब सोर्स ऑफ ऑल एविल शैडो वर्ल्ड छोड़ चुका था। तो क्या वो अभी भी 10 डिवाइन कॉन्टिनेंट्स में है? ज़ियांग पूछते हैं बहुत धीरे आवाज में कि कहाँ है वो। पिलसेंट कहती है सेक्ट मास्टर की बॉडी में और बताती है कि सेक्ट मास्टर और ओरिजिन ऑफ ऑल एविल का बैटल खत्म नहीं होता है, और तो शुरू हुआ था जब वो शैडो वर्ल्ड को छोड़ी थी। उसी दौरान उन्होंने मुझे सीक्रेट ऑर्डर दिया था विंड फ्लेम रेजोनेंस को मैं लेकर चली जाऊं और सील कर दूं। तभी मुझे समझ में आ गया था कि हमारा रेजोनेंस सेक्ट अब खत्म होने वाला है। उसी समय उन्होंने बोला था कि यिन किन का भरोसा मत कर और निर्वाणा रेजोनेंस यानी एक्सटेंशन रेजोनेंस से बच के रहना, जो कि कभी उनका बहुत डेडली रेजोनेंस हुआ करता था, किसी भी लाइफ फोर्स को खत्म कर सकता था। इवन डिवाइन फ्रूट ग्रैंड डेविल किंग्स ना बस एक हल्के से और उसे टच कर लेना तो निपट जाते थे। ज़्यादा डिटेल का तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि वो करप्शन जो है सेक्ट मास्टर की बॉडी में और उसने उनके निर्वाणा रेजोनेंस को भी करप्ट कर दिया। बेसिकली ये जो सोर्स ऑफ ऑल एविल वो एक पैरासिटिक एक्सिस्टेंस के समान वो सेक्ट मास्टर को डिवोर करना चाहता था। लेकिन सेक्ट मास्टर मेरे हिसाब से जीत गई होंगी ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि उनके पास बस एक्सटेंशन रेजोनेंस नहीं था, उनके पास उससे भी पावरफुल लाइट रेजोनेंस था। लीलू की भौहें खड़ी हो जाती हैं। हेवनली एम्परर ज़ियांग भी इस दौरान देखते और वो पूछते क्या ये लाइट रेजोनेंस सुप्रीम 9th ग्रेड से भी ऊपर है? सुप्रीम 9th ग्रेड के ऊपर क्या है? 10th ग्रेड है और शायद आज तक कोई उस लेवल पर पहुंचा ही नहीं। लेकिन ये बताती है कि नहीं, वो क्वासी 10th ग्रेड का रेजोनेंस था, 10th ग्रेड पे तो नहीं पहुंचा था। अब ज़ियांग भी जानते थे देखो यार डिवाइन फ्रूट रियल पर ये कई साल पहले पहुंच गए थे, लेकिन उसके ऊपर यानी क्वासी 10th ग्रेड पर कभी पहुंच ही नहीं पाए। तो हैरान इसलिए होते हैं कि यार मतलब सेक्ट मास्टर के पास क्वासी 10th ग्रेड का रेजोनेंस था, फिर भी वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, मतलब कितनी बड़ी बात है। पिलसेंट बोलती हैं शायद ये जो निर्वाणा रेजोनेंस है ना वो भी क्वासी 10th ग्रेड पे पहुंच चुका है, उस करप्शन की वजह से वो पहुंच गया। और ये कहती है कि
फाइनल ट्रम्प कार्ड सेक्ट मास्टर कहीं ना कहीं छोड़ गई। मतलब कॉफिन के अंदर उन्हीं की बॉडी जिसके अंदर वो निर्वाणा रेजोनेंस है, जो कि फिलहाल उस निर्वाणा रेजोनेंस और एब्सोल्यूट करप्शन दोनों को उस कॉफिन के अंदर सील करके है। अब पिल सेंट का जो एक्सप्लेनेशन था ना, ये लोगों को और शॉक करता और ये लोग ब्लैक कॉफिन की तरफ देखते। और कॉफिन जो था ना बेसिकली सीलिंग ऑब्जेक्ट के जैसे ही था, मतलब सील करके था, उसके अंदर ही कहीं ना कहीं ये सोर्स ऑफ ऑल एविल मौजूद था। अब इन लोगों को समझ में आता है, इसीलिए ये जो है ये इनको ये सील को तोड़ना चाहता है। अच्छी खासी रहस्य आज इन लोगों को पता चला, क्योंकि देखो उसके अंदर तो था वो निर्वाणा रेजोनेंस। तो ये लोग यही सोचते हैं कि अगर लेजेंडरी सेक्ट मास्टर नहीं मार पाई सोर्स ऑफ ऑल लेवल को, तो कौन मार पाएगा। एक और सवाल आता है कि फिर वो क्वासी 10th ग्रेड का लाइट रेजोनेंस कहाँ गया। इस दौरान येन किनकुन बोलता है, रेनबो बटरफ्लाई क्या ये तुम्हारा फाइनल एनालिसिस है। ये बोलती है येन किनकुन, क्या मैं गलत हूँ। लेकिन इतना कह सकते हो कि सेक्ट मास्टर तुमसे बहुत निराश हुई। येन बोलता है, तुम नहीं समझी। तुम्हें क्या लगता है सेक्ट मास्टर ने तुम्हें ही सीक्रेट मिशन दिया? क्या तुम्हें पता है कि शायद मैं भी उन्हें फॉलो कर रहा हूँ? बट पिलसेंट कहती, तुम्हें जिसने भी ऑर्डर दिया था ना वो रियल सेक्ट मास्टर नहीं थी, बल्कि एक्सटेंशन रेजोनेंस ने तुम्हें ऑर्डर दिया था, जैसे कि सोर्स ऑफ ऑल एविल ने करप्ट कर दिया था। लेकिन ये बंदा मानने को तैयार नहीं था और कहता, मुझे तो जो मिशन मिला मैं वो पूरा करके रहूंगा। लेकिन देखो कहीं ना कहीं वो भी तो हो सकता है ना कि शायद यिन को जो ऑर्डर मिला था वो सेक्ट मास्टर नहीं दिया हो, या तो ये हो सकता है कि यिन खुद करप्ट हो गया हो। लेकिन फिर ये बोलता है, तुम एक चीज़ के बारे में सही हो, ये जो ब्लैक कॉफिन है ना ये सीलिंग टेक्निक है बेसिकली, और मैं इसे तोड़ने की कोशिश करूंगा ताकि सेक्ट मास्टर बाहर आ सके। वो बाहर आएंगी तभी इस दुनिया का ये जो केओस चल रहा है वो ठीक हो जाएगा। और ये बोलता है, देखो रेनबो बटरफ्लाई, मैं तुम्हें अभी भी सलाह देता हूँ विंड रेजोनेंस वापस लौटा दो, क्योंकि हम पुराने साथी हैं, तो मैं तुम्हें अभी भी माफ़ कर सकता हूँ सेक्ट मास्टर के लिए, क्योंकि वो जागेंगी अब। इस दौरान जियांग बोलते हैं, ये अब तो तुम समझ लो, तुम हमारे सबसे बड़े दुश्मन हो, क्योंकि ब्लैक कॉफिन सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। क्योंकि हम लोग भी डाउट में रहते थे कि वर्जन रिवर्सन यार ठीक है दुश्मन है, लेकिन शैडो वर्ल्ड बड़ा दुश्मन है। लेकिन अब हमें समझ में आ चुका है मेन प्रॉब्लमेटिक चीज़ तो जो कीड़े बोल सकते वो तुम लोग हो। पिलसेंट भी इस बात से सहमत थे कि जब तक यिन जिंदा है और ये कॉफिन है तब तक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन यिन इस दौरान हंसता है कि वो तुम फिलहाल मेरा कुछ नहीं कर सकते, पहले तुम लोग अदर वर्ल्ड से निपटो, बाद में हम देखेंगे। इस दौरान स्पेस खुलता है, इसके अंदर ये समा जाता है। हेवनली एम्परर जियांग रोकने को देखते हैं, लेकिन ये रोक नहीं सकते। हेवनली एम्परर जियांग मना करते हैं, क्योंकि फिलहाल ये जो रियलम वॉल का प्रेशर आ रहा था ना वो बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि शैडो वर्ल्ड वाले अब डायरेक्ट इधर कूद सकते थे। जाते जाते ये हंस के कहता है कि अब ये प्रॉब्लम से हेवनली एम्परर जियांग, उम्मीद करता हूँ तुम्हारा एकेडमिक फेडरेशन डील कर लेगा। लेकिन ये जाता है ना तो वाइट फ्लेम्स थोड़े से डिसेंट होते हैं। डिमोनिक फ्लेम अंडरवर्ल्ड जो किंग था एक उसकी तरफ गिरता है, वो भी निकल जाता है, और दूसरा हाउस लोलोन के हेडक्वार्टर की तरफ गिरता है। कि वहां पर कौन था? ली लिंग सिंह थी। लीलू डर जाता, यार हेवनली एम्परर ये उस तरफ क्यों ये ऑरा फेंका। वो ये जानना चाहता था ली लिंग सिंह को बचाने। लेकिन जब ये देखता है तो ये स्नेक जो थी ना वो फ्लेम्स के बीच में घिरी हुई थी और अलग इशारा करती। लीलू रुक जाता, मतलब लिंग सिंह ये चाहती थी कि मत आओ इधर, और ये भी उस फ्लेम के साथ गायब हो जाती है। इधर लीलू का भी ध्यान जाता है रियल्म वॉल की तरफ। बहुत सारे ग्रैंड डेविल किंग्स वगैरह भी दिख रहे हैं, मानो ये वेट कर रहे थे कि रास्ता खुले और ये फिर अटैक करे। हेवनली एम्परर जियांग वगैरह की तरफ देखते कि यार हमें अब इस वॉर का प्रिपरेशन करना पड़ेगा, हमें इन डोमिनेंस वालों को आने से रोकना पड़ेगा। और फिर ये लोग डिस्कस करते हैं। जियांग कहते हैं हमारे पास एक ही मेथड है, और ये समझ रहे थे कौन सा मेथड है। उस मेथड को एक्टिवेट करने के लिए 3 हेवनली एम्परर चाहिए, और ली जिंगे वहां पर थे ही। तो जियांग पूछते हैं कि आप तैयार हो? ली जिंगे भी कहते हैं कि ऑब्वियसली अब दुनिया इस प्रॉब्लम में है तो क्या दिक्कत है, मैं अपना बेस्ट दूंगा। ये भी गेस कर लेते हैं कि मतलब जियांग करना क्या चाहते हैं। इस दौरान ये कुछ हैंड सील्स बनाते, तो यहाँ पर कुछ साउंड्स सुनाई देते हैं। साउंड्स में एंसेस्टर ली जुन की भी आवाज थी और ग्रेट एंसेस्टर जेन की भी आवाज थी। तो ये समझ नहीं पा रहा था कि जियांग करना क्या चाहता। फाइनली यहाँ पर एक एंशिएंट पीस ऑफ पेपर, यानी प्राचीन कोई पन्ना था, वो प्रकट होता है। लेकिन ये पेपर काफी मिस्टीरियस लग रहा था। लीलू गेस करता है क्या ये लेजेंडरी एंशिएंट कोवेनेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे हेवनली एम्परर्स की ऑरा ये फील कर रहा था। मतलब इन्होंने भी कुछ लंबा प्लान करके रखा था। बेसिकली क्या होता है ना, इस एंशिएंट पेपर में जितने भी हेवनली एम्परर रहते हैं ना वो अपना ब्लड वगैरह यूज करते हैं, एक अलायंस बनाते हैं कि अगर वो नहीं भी है ना तो इस पेपर को कोई यूज करे तो इसकी ऑरा को यूज कर सकता है। इस दौरान फिर ये पेपर हवा में लहरा रहा था और जियांग जिंगे की तरफ देखते हैं। जिंगे भी इस दौरान अपने ब्लड को यूज करके इस पर अपना छाप छोड़ देते हैं, और इसे एक्टिवेट करने के लिए एट ए टाइम 3 हेवनली एम्परर्स चाहिए भी रहते हैं। तो तीसरे ली जिंगे बनते। हालांकि जिंगे बोलते हैं यार मैं तो अभी काफी बूढ़ा हो चुका हूँ। जियांग हंसते हैं कि यार तुम इस जनरेशन के यंगेस्ट हेवनली एम्परर हो इस एरा के। ऑब्वियसली ली जिंगे भी सोचते हो यार वो यंग तो हैं, अब इनके एंसेस्टर को देख लो, वो हजारों साल से हैं भाई, और अपना ब्लड एसेंस से ही अब छाप छोड़ चुके हैं, जिसमें इनके 4 अथॉरिटीज थी। मतलब एक ड्रैगन वाला होगा, एक विंड वाला इनके पास भी है ना, ऐसे जो इनके 4 रेजोनेंसेस है। और इस दौरान ना कुछ तारे चमकते हैं। एक तारे में मतलब एक ब्लरी ऑरा दिख रही थी ली जुन की, एक में जेन की, ऐसे जितने भी हेवनली एम्परर्स थे। और जब
जब डिवाइन फ्रूट मतलब जियांग यूज़ करते अपनी ऑरा वुड वाली, तो लीलू हैरान था वो वुड की ऑरा फील करके, क्योंकि देखो इसके भी रेजोनेंस में वुड अर्थ रेजोनेंस है। तो क्या वाइटैलिटी थी इनके इस वुड रेजोनेंस की, ली जिंग एक्सप्लेन करते हैं। क्योंकि ये डिवाइन फ्रूट एंसेस्ट्रल फिजिक है, जैसे बस डिवाइन फ्रूट हेवनली एम्पर ही बना सकते हैं। मतलब समझ ले कि ये वुड बॉडी बना देते थे अपने रेजोनेंस के थ्रू, और वो डिवाइन फ्रूट पे बिना पहुंचा वैसा नहीं कर सकते। तो लीलू को ये चीज़ें भी अब समझ में आती, और लीलू को समझ में आता अगर ऐसा अपोनेंट इसको मिल जाए सामने ना, और लीलू चाहे उसके सामने जैसे वुड रेजोनेंस यूज़ करना, तो यूज़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि सामने वाले की वुड अथॉरिटी इतनी ऊपर है डिवाइन फ्रूट लेवल पे। तो फिलहाल जो रियल वॉल में गैप हुआ था ना, इस तरफ ये ऑरा पड़ती ताकि इस वॉल को बंद किया जा सके, और बोलते भी हैं कि तुम अंदर नहीं आ सकते, जो भी ये जो एविल क्रिएचर्स आना चाहते थे। लेकिन तभी एक आवाज आती है कि हेवनली एम्परर ये गैप तो पहले से बन चुका है, अब वॉर तो आप नहीं रोक पाओगे। बेसिकली अम्ब्रा एक्लिप्स जो ग्रैंड डेविल किंग था वो अंदर आने को देख रहा, और जानते हो ये जो अम्ब्रा एक्लिप्स ग्रैंड डेविल किंग है ना भाई, ये डिवाइन फ्रूट लेवल का ग्रैंड डेविल किंग है भाई, ये टॉप लेवल का माना जाता है, मतलब उस वर्ल्ड में भी टॉप 5 में तो आराम से होगा। और ये कहता है कि देखो तुम एंशिएंट कोवेनेंट भी यूज कर लो ना, तो भी तुम क्या करोगे, बस समय खींच सकते। लेकिन इस दौरान जो जियांग का डिवाइन फ्रूट था और तेजी से इनके फोरहेड पर चमकता है, और ये रूल बना देते हैं एक, मतलब कि एंशिएंट कोवेनेंट को मैं साक्षी मान करके ये बोलता हूँ कि कोई भी हेवनली एम्परर डिवाइन कॉन्टिनेंट पर 10 सालों तक नहीं आ सकते हैं। मतलब जैसे आप रूल एक डिफाइन कर देते, एक तरह से डिवाइन ऑर्डर था, जैसे कि लीलू ने उस समय देखा था ना, वो ग्रैंड डेविल किंग ने यूज़ किया था कि नो किंग्स कैन एंटर, तो ये कुछ वैसा था कि नो हेवनली किंग्स कैन एंटर, लेकिन इसका पावर काफ़ी ज़्यादा था, ये पूरे 10 डिवाइन कॉन्टिनेंट पे लग रहा था, ऐसा समझो, मतलब कितना फियर्स पावर था। तो मतलब अगर ग्रैंड डेविल किंग्स नहीं आ सकते यानी हेवनली एम्परर के लोग, तब तक तो एटलीस्ट ये जो 10 डिवाइन कॉन्टिनेंट है वो सुरक्षित रहेगा। लीलू भी प्रभावित होता है हेवनली एम्परर जियांग के इस कदम से। इवन पिलसेंट भी ये बात से सरप्राइज होती है कि देखो हेवनली एम्परर जियांग उतने स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, सेक्ट मास्टर से बहुत वीक है इनके टाइम की जो सेक्ट मास्टर थी, लेकिन उस बंदे के अंदर बहुत क्षमता है। और जब ये होता है ना, और फैलनी शुरू होती है, तो ली जिंग है चेंज फील करते हैं, और एक मिस्टीरियस फोर्स अब इनके ऊपर भी काम करता है, इनकी भी जो अथॉरिटी थी ना वो सप्रेस होने लगती है, क्योंकि देखो ये हेवनली एम्परर लेवल के हैं, और यहाँ पर आप कैसे रह सकते हो अगर वो रूल लग चुका है तो। लेकिन ये था कि ग्रैंड डेविल किंग्स नहीं आ सकते, तो कहीं ना कहीं इनके लिए आसान हो गया था। अम्ब्रा एक्लिप्स जो ग्रैंड डेविल किंग था वो देखता है दूर के से उस वॉल की तरफ से कि कब तक रोकोगे हेवनली एम्परर जियांग, अब तुम लोग भी तो एंटर नहीं कर पाओगे। और फिलहाल ये जो पेपर था ना वो गायब हो जाता है, स्पेस में मानो मर्ज हो जाता है। लेकिन फिर भी लीलू एक चीज़ देखता है, सोचो हेवनली एम्परर जियांग डिवाइन फ्रूट लेवल पे थे, लेकिन उनकी भी ऑरा काफ़ी पेल हो जाती है जब ये इस हेवनली एम्परर एडिक्ट को यूज़ करते। जियांग बोलते हैं मेरी टेंशन मत लो, टाइम ले लिया ना मैंने इन लोगों से, बस वही बहुत है, 10 साल है, कुछ उम्मीद है, कुछ तो करना पड़ेगा। शैडो वर्ल्ड के पास हैं डेविल किंग्स मतलब किंग लेवल के एक्सपर्ट, लेकिन हमारे पास भी तो किंग लेवल के एक्सपर्ट हैं। और जियांग उसके बाद अब यहाँ से निकलने लगा। अब देखो ये अम्ब्रा एक्लिप्स जो डेविल किंग था वो भी कुछ नहीं कर सकता था, और ये कहते हैं हेवन एम्परर जियांग से और ली जिंग से कि अब तुम लोगों को भी मेरे साथ चलना पड़ेगा यहाँ से। और कहाँ जा सकते हैं लोग, नोबेल बैटलफील्ड, क्योंकि वहाँ पर ये रूल्स नहीं लगते हैं, वो स्पेस डोर है जहाँ पर शैडो वर्ल्ड और ये जो वर्ल्ड है कनेक्ट होते हैं। कहीं ना कहीं जो सुकून के समय थे इस 10 डिवाइन कॉन्टिनेंट से भी जा रहे थे, अब इन लोगों को भी बैटल में इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। जियांग इस दौरान बोलते हैं कि लीलू जियांग के तुम लोग एब्सोल्यूट अनपैरेलल्ड जीनियस हो, और तुम लोग हेवनली एम्परर्स बन सकते, जो कि डिवाइन कॉन्टिनेंट को फ्यूचर में सपोर्ट कर सकता है। तो ये 10 साल तुम्हारे लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा। लीलू समझता है कि जियांग किस तरफ इशारा कर रहा था, और ये कहता है कि अगर आप मुझे गाइड कर सके तो मेरे लिए उतना बेहतर होगा। तो ये एक्सप्लेन करते हैं, देखो ये जो एडिक्ट है ना, जो मैंने रूल पास किया, वो हेवनली एम्परर्स को बस सप्रेस नहीं करता है, ये क्या है ना, जो 100 साल की जो वर्ल्ड नेचुरल एनर्जी है ना वो 10 सालों में तुम लोगों को मिलेगी, मतलब तुम्हारे लिए बहुत अच्छा समय। और भी किंग लेवल के एक्सपर्ट इस समय पैदा हो सकते हैं, इवन हेवनली एम्परर लेवल के लोग भी। तो ये सब सुन करके ना लीलू और जियांग किंग भी थोड़े हैरान होते हैं, लेकिन थोड़े सीरियस भी होते हैं। मतलब ये असली गोल था हेवनली एम्परर जियांग का, फ्यूचर का जो एनर्जी है समझ रहे हो आप अभी से यूज़ कर लोगे, जो 100 साल की एनर्जी है 10 साल में, इससे अभी के जनरेशन को तो फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन फ्यूचर के लोगों के लिए थोड़ा नुकसान है। हालांकि उसकी भरपाई की जा सकती है अगर आप बैटल जीत जाते हो, नहीं जीतते हो तो फिर हर चीज़ खत्म है, ऐसा सीन था। तो लीलू का वही था कि भाई 7th ग्रेड का ट्रांसेंडेंट है, यानी सिंगल क्राउन के बराबर है, और इसे जल्दी से ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये लाइट ऑफ अथॉरिटी यूज़ करता है मतलब एब्सोल्यूट रेजोनेंस हेलो के थ्रू, तो डुअल क्राउन को टक्कर दे सकता है, लेकिन वो काफ़ी नहीं था। अब डेविल किंग्स यहाँ बैटल में उतरेंगे तो यहाँ पर जो किंग लेवल के एक्सपर्ट हैं उनके भी मरने के चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि वो लोग तो एंटर कर सकते हैं ना शैडो वर्ल्ड के जो डेविल किंग्स हैं, और ज़्यादा नंबर में आएंगे, तो तैयार रहना पड़ेगा। ये था एम्परर जियांग का कहना।
अब इनको भी पूरा इन्फॉर्मेशन पास करना था जियांग को, तो वो ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकते थे। पेलसेंट की तरफ देखते और सीनियर कह के बुलाते कि आप एकेडमिक फेडरेशन आओगे हमारे साथ, क्योंकि एक सीनियर हैं वांग टाइजी के नाम से, उनका बस थोड़ा सा कॉन्शियसनेस बचा हुआ है, हम उन्हें रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप भी मदद कर दो तो। ये सुनकर के अचंभित हो जाते कि वांग टाइजी अभी भी जिंदा है। वो जल्दी मर गया था तो उसे पता भी नहीं कि क्या हुआ उसके बाद, क्योंकि देखो सबको पता है सेक्ट मास्टर के साथ वो 6 सन्स गए थे उस बैटल फील्ड में। लेकिन पिलसेंट फिर बोलती है मैं इस यंग मैडन की बॉडी से बाहर नहीं निकल सकती हूँ, मैं इसकी बॉडी में ही मर्ज हो सकती हूँ, तो शायद मैं फ्यूचर में कुछ कर पाऊँ। एम्परर जियांग भी ये बात समझ रहे थे और ली जिंगे कहते हैं मैं थोड़े समय तक रहना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा पोता कहाँ पे पला बड़ा है। और ज़्यादा देर तक ये नहीं रह सकते थे क्योंकि यहाँ पर वो हेवनली एम्परर एडिक्ट का प्रेशर था। जैंग भी इस दौरान बोलते हैं ठीक है मैं भी गोल्डन ड्रैगन माउंटेन वापस लौट रहा हूँ, कुछ बातचीत है वो सब करके अरेंजमेंट करके मैं भी फिर नोबल बैटल फील्ड में आ जाऊँगा। लीलू खुश था थोड़ा समय के लिए, अपने दादाजी से मिलता है, मैटर खत्म हो चुका था। ली किनपेंग, ली जिंगटाओ, ली फेंग ये सभी आ चुके थे और काफ़ी खुश थे। और उसके बाद ये बोलते अपने जो बड़े पोते पोती थे कि तुम लोगों को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, देखो लिटिल लू जब आया था तुम लोगों से कमज़ोर था। ली जिंगटाओ तो बस हंसता है, लेकिन ली फेंगी बोलती है हमारा छोटा भाई एकदम शैतानी जीनियस है, मैं क्या ही कर सकती हूँ। और लीलू बोलते हैं ग्रैंडपा आप लोग थोड़ा वेट करो, मैं घर और थोड़ा क्लीन करवाता हूँ, फिर हम साथ में चलेंगे। इसके ग्रैंडपा थोड़े निराश होते हैं कि यार मेरा लड़का यहाँ पे बच्चा पोता पला है। फिर लीलू समझाता है कि वो पुरानी बात है, अब उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब लीलू इस दौरान फर्स्ट प्रिंसेस, सुगजिन वगैरह से सभी से अपने ग्रैंडपा को मिलवाता है कि मतलब सबको पता था कि लीलू के खानदान में हेवनली एम्परर ली है, लेकिन अब तो उसके दादाजी भी उस लेवल पे जा चुके हैं। ड्यूजेहान के तो पसीने छोड़ रहे थे कि ली डाइगजोन और टांटाइलन कम थे, अब लीलू के दादाजी खुद एक हेवनली एम्परर है। और लीलू समझ रहा था कि हाउस ड्यूजेहान को चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब तो मेन मैटर रेजिडेंट और सी किंग की फैमिली से। और लीलू उस तरफ देखता है जहाँ पर कुछ फैमिलियर और फील करता है, जो लोग भागने को देख रहे थे ये वही लोग। जियांग किंग की तरफ देखता है और दोनों यहाँ से गायब हो जाते हैं। और इस समय जब ये गायब होते हैं तो फर्स्ट प्रिंसेस और ड्यूजेहान भी समझ जाते हैं कि लीलू क्या करने वाला है, कुछ चीज़ें उसको साफ करनी थी। तो फिलहाल हम स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एन अल्केमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।